हेलो गाइस, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश के बुक बी हाइव के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत की आवाज। इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो स्टोरीज दिए हुए हैं। पहला स्टोरी है हमारा एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो इस स्टोरी में बेसिकली एक लेडी के बारे में दिया गया, एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि संगीत को सुन सकती है, महसूस कर सकती है बिना उसे सुने हुए। और दूसरा स्टोरी दिया हुआ है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। इस लेक्चर में बेसिकली हम इसके फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, यानी एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। और अगले लेक्चर में हम इसके पार्ट 2 यानी बिस्मिल्लाह खान को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। ये चैप्टर बेसिकली एवलिन ग्लेनी के बारे में दिया है, जो कि स्कॉटलैंड से है। वो एक स्कॉटिश लेडी है, शी इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। अगर हम इस चैप्टर के ऑथर की बात करें तो इस चैप्टर के ऑथर है डिब्रा काउले, और इस चैप्टर के कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर है हमारी एवलिन ग्लेनी। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और उसको समझते हैं। बिफोर यू रीड, मैं आपको बता दूं कि एवलिन ग्लेनी एक परक्यूशनिस्ट है। परक्यूशनिक हम उसे कहते हैं जो कि मल्टी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जाइलोफोन, ड्रम्स, गिटार वगैरह वगैरह, यानी जो एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है, उसको हम बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो यहाँ कहा गया बेसिकली कि भगवान ने एवलिन ग्लेनी को सुनने की शक्ति तो नहीं दी है, लेकिन भगवान ने इसके अलावा एवलिन को एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक बहुत ही अनोखी पावर दी है। तो देखते हैं वो क्या है। What we hear, she feels, जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती है। Far more deeply than any one of us, और इससे भी गहरी जैसे कि हम लोग खुद सुन पाते हैं। यानी हमारा जो हियरिंग पावर है उससे स्ट्रॉन्ग उसका सेंसेशन है, उससे स्ट्रॉन्ग वो फील कर सकती है। That is why she expresses music so beautifully। तो इसीलिए यहाँ इस चैप्टर में उसने संगीत को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। सो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ एवलिन ग्लेनी का अकाउंट दिया गया है, हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। तो उसके पास एक फिजिकल डिसेबिलिटी था। तो देखते हैं वो डिसेबिलिटी क्या था और जिसके कारण क्या हुआ, उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया एंड मेड हर ए सक्सेसफुल स्टोरी। और उसकी एक सफल कहानी बनी, वो लाइफ में जाके बहुत सक्सेसफुल हुई। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं और इसको समझते हैं। First paragraph is, rush our crowd jostle for position on the underground train platform। तो jostle का बेसिकली मतलब होता है push roughly, यानी एक दूसरे को बहुत धक्का देना। आपने बेसिकली ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। Slight girl looking younger than her 17 years was nervous and excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daughter enough for any teenager fresh from Scottish farm. But this aspiring music faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो यहाँ बेसिकली एक स्टेशन के सीन को के बारे में डिस्कस किया गया है। इट वॉज अंडरग्राउंड एंड देयर वॉज अ ह्यूज रश एट द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ दिया हुआ है बेसिकली कि वो अंडरग्राउंड स्टेशन था, यानी हम कह सकते हैं कि मेट्रो टाइप का था। वहाँ बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसके बीच एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था एवलिन। एवलिन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। तो एवलिन क्या प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और ट्रेन का इंतजार कर रही थी। एंड जस्ट एज ही फील्स द वाइब्रेशन, और जैसे ही वो क्या करती है कि वो फील करती है वाइब्रेशन को, ट्रेन के आने को, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। तो शी रियलाइजेस दैट द ट्रेन इज कम। तो उसे पता चला कि वो
ट्रेन आने लग रहा है, वो फील करके अपने सेंसेशन से पता की। इसके कारण वो नर्वस भी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी एक्साइटेड भी हो गई, क्योंकि वो उसको क्या करना था, उसको लंदन जाना था। वो लंदन जा रही थी संगीत सीखने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। कहा? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, आप यहां देख सकते हो, इन लंदन। सो एवलिन अभी क्या थी? स्कॉटलैंड में थी। स्कॉटलैंड, मैं बता दूं कि स्कॉटलैंड एक यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। सो लाइफ इन स्कॉटलैंड इज नॉट फास्टर दैट इन लंदन। तो यहां बताया गया कि स्कॉटलैंड और लंदन की कंपैरिजन करें हम तो लंदन बहुत आगे है और वहां का लाइफ बहुत फास्ट है। स्कॉटलैंड में क्या होता है कि फार्म्स होते हैं और वो कंट्री साइड है, यानी विलेज साइड में रहती थी एनी। लेकिन लंदन में एक सिटी एरिया है, इसीलिए एनी को वहां रहने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और इसे ही एनी बहुत नर्वस है, क्योंकि वह स्कॉटलैंड को छोड़कर लंदन की ओर जा रही है। और थोड़ा वो एक्साइटेड भी है, बिकॉज वो कुछ ऐसा करना चाह रही है कि जो उसका सपना था। वो रॉयल म्यूजिक एकेडमी में जा रही है संगीत सीखने के लिए। सो इट वॉज अ first prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm। तो यहाँ बताया गया कि एवलिन क्या है कि 17 साल की है, वो एक टीनेजर है एंड वो क्या है कि स्कॉटिश फार्म यानी स्कॉटलैंड से तुरंत ही आई है, वो इंग्लैंड में नहीं है। सो एवलिन इज फ्रॉम स्कॉटलैंड विच हैज मोर फार्म्स एंड कंट्री साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवलिन क्या है, स्कॉटलैंड की है, जो कि यूरोप में छोटा सा कंट्री है। वो क्या है कि उसके घर के आसपास बहुत फार्म है, वो कंट्री साइड यानी विलेज की है, इसीलिए वो लंदन में थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो इसी के कारण वो थोड़ी नर्वस थी। एंड द राइटर सेज दैट शी इज फ्रेश फ्रॉम स्कॉटलैंड फार्म। So, but this aspiring music faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो इस पैराग्राफ में बताया गया profoundly deaf का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से बहरा हो, आप यहाँ देख सकते हो। और एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी ऐसा व्यक्ति जिसको संगीत यानी म्यूजिक से बहुत लगाव हो, म्यूजिक से सीखना चाहता हो। सो इस लाइन में बेसिकली बताया गया कि एवलिन कुड नॉट हियर, एवलिन सुन नहीं सकती थी एंड यही उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और एक और बड़ा चैलेंज उसके लाइफ में तब आया जब वो एक रूरल एरिया से, गांव के एरिया से शहर के एरिया की तरफ बढ़ रही थी, यानी वो स्कॉटलैंड से लंदन की ओर जा रही थी। सो एवलिन फेस्ड अ मच बिगर चैलेंज देन हर एबिलिटी इन टू हियर। तो जो एवलिन थी उसको सुनने में तो प्रॉब्लम था ही, तो ये इसका बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए। और साथ ही वो क्या कर रही थी कि स्कॉटलैंड से लंदन की ओर जा रही थी, तो ये एक और बड़ा चैलेंज आ गया उसके लाइफ में, क्योंकि वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ बढ़ रही थी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बस यही दिया है। चलिए सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। सो एवलिन ग्लैनिंग लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन शी वाज 8 years old. Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafnesses from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged to her parents to take her to a specialist. So इस पैराग्राफ में बेसिकली दिया हुआ है कि for a quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafnesses. तो कुछ समय क्या हुआ जब वो एवलिन पता चला उन्हें कि एवलिन को सुन नहीं सकती है, उसकी मम्मी को यह बात पता चली। So then what happened? Her mother remembers noticing something was wrong and when he was 8 years old. तो उसकी माँ ने देखा, जब वो 8 साल की छोटी सी बच्ची थी, तो उसने देखा कि जब वो एवलिन पियानो बजा रही थी और किसी ने उसका नाम पुकारा, फिर भी एवलिन कुछ रिएक्शन नहीं की, वो कुछ भी इधर उधर मूव नहीं की। किसी ने उसका नाम पुकारा, इसाबेल ग्लेनी, तो वो इधर उधर मूव नहीं की। इससे उसके मम्मी को थोड़ा पता चला कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इसाबेल ग्लेनी क्या था कि एवलिन के मम्मी का नाम था, इट वाज अ मदर्स नेम। तो यहाँ बेसिकली दिया हुआ है कि उसके मम्मी को ये बेसिकली याद आ जाता है कि एवलिन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो जब पियानो बजा रही थी और किसी ने उसका आवाज लगाया तो वो रिस्पॉन्ड
नहीं करती है। दिस मीन्स शी डिडंट हियर हर नेम बीइंग कॉल्ड आउट। तो इससे ये पता चलता है कि उसको सुनाई ही नहीं दिया क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी और उसके मम्मी को अब ये बात पता चल चुकी थी। तो अब एवलिन क्या है कि उसका हियरिंग का सेंस नहीं था। सो इट वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इन द बिगिनिंग क्या होता है कि वो तो ये बात उसके डिसेबिलिटी के बारे में, यानी कि वो सुन नहीं सकती है, वो क्या करती है कि अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपा के रहती है। सो बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हो जाती है, शी वाज डिटोरियोरेटेड मींस worsened, reduced, urged or requested that and her headmistress urged to her parents। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो वो सबको ये बात पता चल गई और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, स्कूल के जो प्रिंसिपल थी, उसने कहा कि आप एवलिन को क्या कीजिए, ले जाके किसी स्पेशलिस्ट से, किसी डॉक्टर से दिखाइए, तभी पता चलेगा कि उसके ये ना सुनने का कारण क्या है। So it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nervous damage। तो फिर पता क्या करता है, when the doctor checked, जब डॉक्टर ने चेक किया कि एवलिन क्यों नहीं सुन पा रही है, उसको क्या हुआ है, तो डॉक्टर को यह पता चला कि he has lost the sensation of hearing। वो अब सुन नहीं सकती है क्योंकि उसका जो टिश्यूज है, वो कुछ नर्व्स है, वो डैमेज हो चुके हैं और वो एक इम्पेयर्ड हो चुकी है, यानी वो वीकेंड हो सकी, अब वो सुन नहीं पाएगी। So they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for a deaf। तो उसके बाद उसको एडवाइस किया गया कि उसको हियरिंग एड लगाना पड़ेगा। आपने कभी देखा होगा कि आपके आसपास कोई जो ओल्डर पर्सन होते हैं, जो थोड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो कान में अपने एड्स कुछ लगाते हैं, इंपेयरमेंट लगाता है, जिससे वो अच्छे तरह से सुन पाए। तो डॉक्टर ने यह सजेस्ट किया कि एवलिन को ये भी एड लगाना होगा। सो हियरिंग एड क्या होता है, बेसिकली इज इक्विपमेंट दैट इज फिटेड इन योर ईयर दैट हेल्प्स ए पर्सन टू हियर सम एक्सटेंट। उसे पूरी अच्छी तरह से नहीं, लेकिन इंसान थोड़ा बहुत सुन पाता है। और उसके बाद वो स्पेशलिस्ट ने, वो डॉक्टर ने एवलिन को सजेस्ट किया कि वो ऐसे स्कूल में उसको भेजा जाए जहाँ डेफ चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि आमतौर ये सब जो सुन सकते हैं वैसे चिल्ड्रन के बीच में एवलिन अच्छे से नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टूडेंट उनका मजाक भी उड़ा दे। So everything suddenly looked black, said Evelyn। So when Evelyn discovered, जब एवलिन को यह पता चला कि वो अब सुन नहीं सकती है और उसको ऐसे स्कूल में भेजा जाएगा जहाँ डेफ यानी जो बहरे बच्चे रहते हैं वहां रहेगी, वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बनेगी, तो मानो उसका दुनिया पूरा काला पड़ चुका था, उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक टू हर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ये बैड न्यूज की तरह लगा और ये वो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि उसके लाइफ में ऐसा भी दिन आ जाएगा जब उसको चारों तरफ सिर्फ काला ही काला दिखे। और यही प्रतिक्रिया थी एवलिन को न्यूज को सुनकर। सो बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। वो शॉकिंग न्यूज सुनने के बाद भी वो बहुत डिटरमाइंड थी और वो चाहती थी कि आई विल नॉट गिव अप, यानी मैं कभी हार नहीं मानूंगी। So she was determined to lead a normal life and pursue her interest on music। तो उसने ये ठान लिया कि वो बिल्कुल एक आम जीवन की तरह जिएगी और pursue का मतलब होता है फॉलो करना, और वो फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी? अपना पैशन को, अपना चाहत को, जो था संगीत, उसका म्यूजिक। So one day she noticed a girl playing a xylophone। तो एक दिन वो क्या करती है कि एक गर्ल को, एक लड़की को देखती है कि वो जाइलोफोन बजा रही थी एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और जाइलोफोन बजाते हुए देखा एवलिन ने, ये डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। तो मैं बता दूं, जाइलोफोन आप इस सीजन में देख सकते हैं। दैट इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए रॉ एंड वुड बास ऑन डिफरेंट लेंथ्स और डिफरेंट लेंथ्स। तो आप बेसिकली देख सकते हो कि जाइलोफोन ये कैसा होता है। ये बेसिकली एक थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में एक वुड अरेंज होता है, ये दो स्टिक्स होते हैं जिसके मदद से ये जाइलोफोन बजाया जाता है। सो एवलिन ने ये डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। सो व्हेन एवलिन सॉ ए गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, तो वो जाइलोफोन बजाएगी, हमने देख लिया। सो मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट द परक्यूशनिस्ट रॉन फॉबस। तो बहुत सारे टीचर से जिन्होंने एनी को डिस्करेज किया, ऐसा कहा कि एनी तुम ये नहीं कर सकती हो, लेकिन जो रॉन फॉबस है वो स्पॉटेड हर
पोटेंशियल। तो रॉन फॉबर्स ने उसके पोटेंशियल, उसके क्षमता को स्पॉट किया, उसको क्षमता को देखे और पता लगा कि एनी बहुत टैलेंटेड है। मैं आपको बता दूं कि परक्यूशनिस्ट इज अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला एटसेट्रा, ए पर्सन हु प्लेज डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी ऐसा व्यक्ति जो एक साथ बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, उसे हम बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। तो यहाँ एक परक्यूशनिस्ट आते हैं रॉन फॉबर्स, वो एनी का जो पोटेंशियल है उसको स्पॉट किए, यानी पता लगा कि एनी एक बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है। सो he began by turning two large drums to different notes। तो यहाँ बेसिकली कुछ टेक्निकल टर्म्स का भी यूज किया गया है, तो आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा, इसीलिए बहुत बच्चे को इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स आते हैं। सो रॉन फॉबर्स यहाँ क्या करते हैं इस लाइन में, मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या करते हैं कि he thought that वो एवलिन को म्यूजिक सिखाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि तो बड़े बड़े ड्रम लेते हैं और उसके डिफरेंट नोट पर फिक्स करते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखा होगा तो आपको पता होगा कि नोट्स क्या होते हैं। तो ड्रम्स क्या होते हैं, बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने देखा होगा। और उन्होंने क्या किया कि इसको बहुत सारे नोट पर ट्यून कर दिया, एंड द साउंड प्रोड्यूस बाय ड्रम वाज डिफरेंट। अलग अलग नोट पर ट्यून करने का मतलब ये होता है कि दोनों ड्रम का एक दूसरे से साउंड अलग हो, तभी वो डिफरेंट नोट पर ट्यून हो पाएंगे। सो बोथ द ड्रम्स मेड डिफरेंट साउंड, देन ही टोल्ड एवलिन। तो फिर क्या हुआ कि दोनों अलग अलग साउंड आ रहा था दोनों ड्रम से। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो उन्होंने एवलिन से कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू लिसन फ्रॉम सम अदर वे, उसको कुछ और तरीके से, यानी तुम उसको महसूस करो, ट्राई टू फील द म्यूजिक, उन्होंने रॉन फॉबर्स ने एवलिन को कहा। सो सेज एवलिन, सडनली I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down। So आपको पता होगा जो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है हम वेस्ट कहते हैं, वेस्ट यानी हमारा कमर। तो उससे क्या हुआ, नाउ रॉन हैज टर्न बोथ द ड्रम। अब क्या करते हैं कि रॉन फॉबर्स जो परक्यूशनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि ड्रम को अलग अलग नोट पे फिक्स कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवलिन डेफ थी, उसके पास कान से अपने कानों से नहीं सुन सकती थी, इसीलिए रॉन फॉबर्स ने कहा कि एवलिन तुम और कुछ मेथड से ट्राई करो, अपने फील करो, इसके सेंसेशन को तुम महसूस करो। तो एवलिन बताती है कि वो शी कुड फील द ड्रम हायर नोट फ्रॉम द लोअर पार्ट एंड लोअर नोट फ्रॉम द अपर पार्ट, वो फील कर सकती थी। अब ये बहुत बड़ा मानो मिरेकल सा लग रहा हो। सो फॉबर्स रिपीटेड the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। So इससे क्या होता है कि फॉबर्स, रॉन फॉबर्स जो थे, जो परक्यूशनिस्ट थे, वो एक्सरसाइज को डेली बाय डेली रिपीट कर रहे थे। हालांकि एनी को साउंड सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो बॉडी पार्ट से उसे फील कर सकती थी। सो आई हैव लर्नड टू ओपन माय माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, the rest was sheer determination and hard work। So यहाँ बेसिकली दिया है कि रॉन फॉबर्स ने एवलिन को अच्छी तरह से सिखाया कि हम संगीत को कैसे सुन सकते हैं, केवल कहानी से नहीं, हम संगीत को फील कर सकते हैं, उसके सेंसेशन को महसूस कर सकते हैं, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट से सुन सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एनी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, एंड अब वो क्या करती थी कि साउंड और वाइब्रेशंस को आइडेंटिफाई करने लगी। इससे क्या हुआ कि एनी का कैरियर एक मात्र ऐसे का हुआ कि उठ गया, वो बहुत मानो कि सक्सेसफुल लगने लगी थी अब। एंड उसके मन में भी एक डिटर्मिनेशन आ गया, वो सोच रही थी कि अब संकल्प कर ले कि मैं एक दिन फेमस बन के रहूंगी, एक अच्छी म्यूजिशियन बन के रहूंगी। एंड इसीलिए क्या की, वो लॉट ऑफ हार्डवर्क की, बहुत मेहनत की। तो यहां हमारा थर्ड पैराग्राफ हमने देख लिया, चलिए फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। सो सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो उसके बाद क्या होता है कि उस पॉइंट से जहां वो हर्डल पार की, बहुत मेहनत से आगे बढ़ी, अब वो सेंसेशन को फील कर सकती थी, जो उसके करियर में बहुत बड़ा प्रोग्रेस लाया। और वो बताती है कि उस पॉइंट से उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, वो लाइफ में बस आगे बढ़ना चाहती थी। So she toured the United Kingdom with the young orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her
लाइफ। सो एवलिन अब क्या करती है कि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का सफर करती है और उसके साथ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ वहां ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करती है। तो उस समय एवलिन की उम्र क्या थी? 16 साल। और उसी समय उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को अपना लाइफ का पैशन बना लेगी और इसे ही फॉलो करेगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. ऑडिशन का मतलब होता है कि गिव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस, यानी और वहाँ क्या होता है कि डायरेक्टर्स होते हैं, जजेस होते हैं, मेंटर्स होते हैं जो आपके परफॉर्मेंस को जज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑडिशन। तो इस लाइन में दिया गया है कि बेसिकली कि एवलिन वहाँ ऑडिशन देती है और उसने बहुत अच्छा मार्क वहाँ स्कोर किया, मानो कि वो उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के इतिहास में एक बहुत बड़ा स्कोर हो। सो सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। तो उसके बाद उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़ दिया और सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है टू परफॉर्म सिंगल। आपने सुना होगा सोलो का मतलब होता है सिंगल, डू इट मतलब होता है पीपल ग्रुप ऑफ टू, और उसके बाद आता है हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस। तो उसके बाद अनिल ने क्या किया कि ग्रुप परफॉर्मेंस करना छोड़ दिया और सिंगल परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने आप में भी अब कॉन्फिडेंस हो चुकी थी कि अब वो अपना कर लेगी। ये रॉन फॉर्ब्स का बहुत बड़ा उस पर उपकार था कि वो आज ऐसी मुकाम पर पहुंच चुकी है। तो एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, अब उसका 3 years का कोर्स खत्म हो चुका था, सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। सो अब की दिया गया कि वो अब बहुत टॉप पर पहुंच सकी थी। अब उसके 3 years के कोर्स में वो बहुत सारे अवार्ड भी हासिल कर चुकी थी। कहां से? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से। सो हियर आवर 4th paragraph ends. So let's move on to the 5th para. So and for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. So इसके इस लाइन में दिया हुआ है बेसिकली कि कभी एवलिन से कोई कहता था कि एवलिन हैज डन ग्रेट, शी डड नॉट एक्नॉलेज दैट शी इज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एवलिन से कोई बोलता था कि एवलिन तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, बहुत तारीफ किया, लेकिन एवलिन इस पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थी, यानी बहुत दयालु भाव की थी और वो शो ऑफ नहीं करती थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग you will get there. So Evelyn said that 2 important things of success are firstly hard work and secondly aim. हमें हार्ड वर्क हमेशा करना चाहिए और अपने एम को, अपने लक्ष्य को फिक्स करना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होगा तो हम काम किस पे करेंगे? So if you have aim, a target which you have to achieve, then you will definitely achieve it. अगर आपकी लाइफ में कोई एम रहेगा, कोई एम्बिशन रहेगा, कोई टारगेट रहेगा कि हमें अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, तो आप अपनी लाइफ में जरूर से जरूर अचीव करोगे। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि हर एक इंसान को अपने लाइफ में एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट which was the mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule या schedule. So यहाँ दिया हुआ है कि एवलिन also achieved her goal. तो एवलिन का गोल क्या था? बेसिकली आप देख सकते हो कि एवलिन क्या करना चाहती थी? परक्यूशनिस्ट बनना चाहिए थी, मल्टी परक्यूशन यानी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना चाहिए थी, और यही उसका गोल था, ये उसने अचीव कर लिया। And she had an aim to become the topmost, the most famous and the most sought percussionist. और वो इसने अचीव कर लिया और वो मास्टरी गेन की वन ऑफ द 1,000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वो मास्टरी कर लिया, वो बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी एंड इज द मोस्ट पॉपुलर परक्यूशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वो आज भी दुनिया की सबसे बहुत पॉपुलर परक्यूशनिस्ट हैं। So, अभी वो बेसिकली 52 साल की, आप ऑनलाइन जाके उनके बारे में पढ़ सकते हो। सो सी हैड ए वेरी बिजी स्केड्यूल। अब वो क्या हुआ कि जैसा जैसा वो फेमस होती गई, उनका शेड्यूल भी बिजी होने लगा, उनको बहुत ऑफर्स आने लगे, उनके पास बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे कॉन्सर्ट, एडिशंस, फंक्शंस के लिए लेटर्स आने लगे, इन्विटेशंस आने लगे। सो इट इंट्रूजिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो इंट्रूजिंग मतलब होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, यानी बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाना। So when you watch Evelyn works performing so effortlessly, although she cannot hear, you get very curious because he can identify the slightest, the minutest sound
मेड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जब आप एवलिन का परफॉर्मेंस देखोगे, यहाँ दिया हुआ है उसका बेसिकली उसके बारे में व्याख्या किया गया कि एवलिन का परफॉर्मेंस बहुत 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 अच्छा था, कि जब आप देखोगे कि वो साउंड को विदाउट हियरिंग, बिना ही हियर, एफर्टलेसली और बिना ही कोशिश किए वो साउंड को फील कर सकती है। तो आप यू कैन वॉच 2 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक, आप उसको देखते रह जाओगे कि कैसे वो मिनट सेकंड म्यूजिक के साउंड को भी अच्छे से पकड़ पाती है, जो बड़ा से बड़ा म्यूजिशियन अपने लाइफ में बहुत सारे कोशिशों के बाद, बहुत सारे तैयारियों के बाद भी नहीं सीख पाता है। So it was 2 hours discussion. She never missed a word. तो यहाँ बेसिकली हमारे राइटर, हमारे ऑथर डिबोरा काउली बताते हैं कि वहाँ एवलिन का 2 घंटे के लिए इंटरव्यू लिया गया, और वो बताते हैं कि एवलिन ने एक वर्ड में मिस नहीं किया, दैट शी स्पोक। यानी यहाँ देख सकते हैं कि एवलिन म्यूजिक में पूरी तरह से अच्छी हो चुकी है, बहुत मास्टरी कर चुकी है। सो मैन विथ बिजी बुशी बर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। सो एवलिन यहाँ बोलती है कि जो इंसानों का लंबा लंबा बेर्ड होता है, बुशी बेर्ड होता है, उसको ट्रबल देता है। व्हाई डू दे गिव हर ट्रबल? तो यहाँ बेसिकली आप देख सकते हैं कि एवलिन बोल रही है कि जो बिशी बियर्ड होते हैं, जिसका बड़े बड़े दाढ़ी होते हैं, वो उसको ट्रबल देता है। हंसते हुए बोली। तो ऐसा क्यों होता है, एवलिन ने ऐसा क्यों बोला, ये भी देख लेते हैं। सो बिकॉज व्हेन दे स्पीक शी कैन नॉट सी देयर लिप्स मूवमेंट एज देयर लिप्स आर कवर्ड विद देयर बुशी बेर्ड। तो एवलिन का कारण ये था बहुत ट्रबल हो जाने का, क्योंकि एवलिन डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी। और वो कैसे लोगों का आवाज सुनती थी? उनके लिप्स के, उनके होठों के मूवमेंट से। और जो जिसके पास बुशी बियर्ड होते थे, जो इंसान के बड़े बड़े दाढ़ी होते थे, तो उनका क्या होता था? लिप्स बेसिकली उनके बियर्ड से, उनके दाढ़ी से कवर्ड हो जाता था। तो इसीलिए एवलिन को प्रॉब्लम होता था उनकी आवाज को फील करने में, उनके सेंसेशन को फील करने में। इसीलिए एवलिन करती है कि उसे ये सब में थोड़ा ट्रबल होता था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ बेसिकली हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश कर लिया है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ। ये बेसिकली इस चैप्टर को बहुत से लोगों में थोड़े प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में समझा दूं, कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो होप इतना तक आपको क्लियर हो चुका हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसके पे अलग से एक वीडियो ला सकूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।